चैप्टर 11। आरव से लगभग 100 गज पीछे एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा एक जानवर सीधे उसे घूर रहा था। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, काली धब्बेदार तेंदुआ, ये मिस्ट क्रिएशन स्तर का जानवर लाल निशान वाले क्षेत्र से इतनी दूर क्या कर रहा है। आरव उस जानवर को घूरता रहा और तेजी से सोचने लगा कि इस स्थिति में क्या किया जा सकता है। जो भी कारण हो, मैं इससे लड़ नहीं सकता, भले ही ये सिर्फ प्रारंभिक मिस्ट क्रिएशन स्तर का ही क्यों न हो। काली धब्बेदार तेंदुआ हिमालय जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों में से एक था। आमतौर पर उनकी शक्ति मिस्ट क्रिएशन के शुरुआती स्तर पर होती थी और ये अपनी तेज गति और मौत देने वाले हमलों के लिए जाने जाते थे। वो पैंथर करीब 7 फीट लंबा और 4 फीट ऊंचा था, जिसकी सफेद फर पर काले धब्बे थे। आरव ने बिना समय गवाए पलटकर पूरी ताकत से दौड़ लगाना शुरू किया। उसका लक्ष्य था किसी तरह मुख्य सड़क तक पहुंचना। हालांकि सड़क भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, लेकिन वहां अक्सर रथ आते जाते रहते थे, जिनकी सुरक्षा की कंडेंसेशन स्तर के योद्धा करते थे। आरव सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह वहां पहुंच गया तो शायद मेरी जान बच सकती है। जैसे ही तेंदुए को एहसास हुआ कि शिकार ने उसे देख लिया है, वो पेड़ की शाखा से शाखा पर छलांग लगाते हुए तेजी से पीछा करने लगा। कुछ मिनटों तक जंगल में दौड़ते रहने के बाद आरव ने पीछे मुड़कर देखा। तेंदुआ अब बहुत पास था। कमबख्त, ये इतना तेज कैसे है? आरव चिल्लाया और उसी समय उसने अपनी ग्रेट्सवॉर्ड निकाली और शरीर को मोड़ा। पेंग! तेंदुआ का पंजा उसकी जल्दी में उठाई गई तलवार से टकराया। आह! आरव दर्द से चिल्लाया और एक टूटे हुए पतंग की तरह उड़कर दूर जा गिरा। वो जमीन पर कई बार लुढ़का और तब जाकर रुका। उसका पूरा शरीर दर्द से थरथरा रहा था। जैसे तैसे वो खड़ा हुआ और फिर से भागना शुरू कर दिया। तेंदुआ को लगा था कि उसका हमला आरव को मार देगा, इसलिए उसने तुरंत पीछा नहीं किया। लेकिन जब आरव फिर से खड़ा होकर भागा तो तेंदुआ गुस्से से पागल हो गया और दोबारा पीछा करने लगा। कुछ और मिनटों के बाद पैंथर ने फिर आरव को पकड़ लिया और इस बार और भी ताकत से हमला किया। आरव ने पीछे देखा, पंजा उसकी ओर झपट रहा था। पिछली हार से सबक लेते हुए आरव जानता था कि सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता। तेंदुआ के पंजे के 1 इंच पहले आरव ने ऊपर शरीर घुमाया और पंजा बाल बाल चूक गया। उसी क्षण उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार तेंदुआ की पसलियों की ओर झटके से झुकी और मारी। क्लैंग! एक जोरदार आवाज हुई और तेंदुआ उड़कर एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ टूटकर गिर पड़ा और तेंदुआ उसकी दूसरी ओर जा गिरा। आरव जानता था कि ये जीत स्थायी नहीं थी, इसलिए फिर से दौड़ पड़ा। तेंदुआ अब पेड़ की दूसरी ओर से निकला, गुस्से से भरा हुआ। उसकी खाल पर सिर्फ 1 इंच गहरी कट थी और कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ था। जो शिकार आसान लग रहा था, वो अब तेंदुआ के लिए एक झुंझलाहट भरा खेल बन गया था। तेंदुआ ने आरव को दूर जाते देखा और फिर से पीछा शुरू कर दिया। आरव अब बुरी तरह थक चुका था, सांसें फूल चुकी थी, लेकिन वो फिर भी दौड़ रहा था। मैं इसे पछाड़ नहीं सकता और नहीं हमेशा भागता रह सकता हूं। कुछ सोचना होगा। आरव ने सोचते हुए रणनीति निकालने की कोशिश की। तभी गहराई से सोचते हुए वो ध्यान नहीं दे पाया कि तेंदुआ उसके करीब पहुंच चुका है। अब की बार आरव के पास बचने का समय नहीं था। उसने तेजी से तलवार ऊपर उठाई और पूरी शक्ति से हमला रोकने की कोशिश की। पेंग! पंजा तलवार से टकराया और आरव फिर से दूर जा गिरा। इस बार वो जंगल के एक खुले मैदान में आकर रुका। खख खख! वो लगातार खून की खांसी कर रहा था। हमले की शक्ति ने उसकी जान लगभग ले ही ली थी। उसके दोनों हाथ बुरी तरह हिल रहे थे। शरीर में अब लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाया और देखा, तेंदुआ उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। यही है मेरा अंत, आरव ने सोचा और खड़े होने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर मरना ही है तो कम से कम खड़े होकर
लड़ते हुए मरेगा। उसने अपनी तलवार को टेक बनाकर खड़ा होना चाहा और जैसे तैसे खड़ा हो गया। तेंदुआ अब लगभग उसके सामने था। तभी आरव को अपने शरीर में कुछ अजीब सा गर्माहट और ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसके खून में कुछ उबलने जैसा लगने लगा। उसे नहीं पता था ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर अचानक एक अद्भुत ताकत भर गई। वो अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए तैयार हो गया। जैसे ही तेंदुआ पास आए, उसने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। छे! तभी आरव के पीछे से एक तेज तलवार की रोशनी निकली और सीधी तेंदुए की ओर गई। तेंदुआ ने उसे देखकर उसे अपने पंजे से रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार की वो रोशनी सीधे उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काटती चली गई। तेंदुआ का शरीर 2 हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या हुआ? आरव ने हैरान होकर देखा। जो जानवर अभी अभी उसकी जान लेने वाला था, वो एक पल में मारा गया। वो पीछे मुड़ा और खुद को उसी सड़क पर पाया जहां वो दिन में आया था। जब आरव ने उसे मारा था, तब वो इस खुले मैदान में आ गिरा था, लेकिन तनाव में होने के कारण उसने गौर नहीं किया था। फिर उसने ऊपर देखा जहां से तलवार की रोशनी आई थी, और वो दंग रह गया। वहां खड़े थे रिद्धि कबीला के सदस्य जो गुप्ता कबीले की पार्टी में जा रहे थे। सबसे आगे खड़े थे मयंक, अपनी तलवार उठाए सतर्क होकर इधर उधर देख रहे थे। उनके पीछे कई रथ थे जिन्हें शक्तिशाली क्यूआई कंडेंसेशन स्तर के जानवर खींच रहे थे, और दर्जनों रक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात थे। आरव? मयंक ने हैरानी से पूछा, और अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए आरव की ओर दौड़ पड़े। आरव को अब एक झुरझुरी और थकान की लहर महसूस हुई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। चैप्टर 12। गाड़ी की हल्की सी झटका भरी चाल ने आरव को गहरी नींद से जगा दिया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आरव ने आसपास देखा और भ्रमित हो गया। मैं कहाँ हूं? क्या मैं अभी अभी जंगल में नहीं था? काली धब्बेदार तेंदुआ। रुको, मुझे याद है वो मर गया था। आरव के विचार उलझे हुए थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बेहोश होने से पहले वास्तव में क्या हुआ था। अरे आरव, तुम जाग गए। आरव के पास से आती आवाज ने उसके विचारों की कड़ी तोड़ दी। आरव ने बगल में देखा। गाड़ी में उसके साथ चंद्रा रिद्धि, मयंक रिद्धि और इला रिद्धि मौजूद थे। चाचा चंद्रा, क्या हुआ था? मैं यहां कैसे पहुंचा? हम गुप्ता कबीले के उत्सवों की ओर जा रहे थे जो तुम्हारे सम्मान में हो रहे हैं। तभी हमने तुम्हें जंगल से अधमरा होकर भागते देखा। सौभाग्य से मयंक ने उस जानवर को मार दिया, वरना तेंदुआ तुम पर अपना वार कर मारने वाला था। थोड़ा रुककर चंद्रा ने आगे कहा, आरव, सच में क्या हुआ था? तुम अकेले जंगल में क्यों थे और कला धब्बेदार तेंदुआ से क्यों लड़ रहे थे? अब मुझे याद आ रहा है, बेहोश होने से पहले मैंने उस ऊर्जा की उभार महसूस किया था, और फिर पीछे से आती तलवार की रोशनी ने तेंदुआ को मार गिराया था। वो दृश्य अब साफ हो रहा था। चंद्रा के सवाल पर सोचते हुए आरव ने जवाब दिया, मैं जंगल में भेड़िए का शिकार कर रहा था। पता नहीं कैसे और कहां से वो काला धब्बेदार तेंदुआ वहां आ गया और मेरा पीछा करने लगा। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और जैसे तैसे सड़क तक पहुंच पाया। शुक्र है कि आप लोग वहां थे। हालांकि उसने ऊर्जा के उभार वाली बात छिपाने का निर्णय लिया। उसे ऐसा लगा कि उस क्षण में वो खुद ही उससे निपट सकता था। हम सभी को राहत है कि तुम सुरक्षित हो। अच्छा हुआ कि मेरे पास कुछ अतिरिक्त जीवन रक्षक उपचार गोलियां थे, नहीं तो तुम आधे पाव कब्र में होते। चंद्रा ने कहा। आरव ने जल्दी से अपना शरीर जांचा। अब वो पहले से कहीं बेहतर स्थिति में था। धन्यवाद अंकल चंद्रा। स्वाभाविक है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम्हारा निजी मिशन तुम्हारे माता पिता की जानकारी में नहीं था, वरना तुम्हारे साथ कुछ रक्षक जरूर होते। क्या मैं गलत हूं? चंद्रा के सवाल पर आरव बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। उसका चेहरा ही सब कुछ कह गया। इस बार मैं तुम्हें बचा रहा हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ मत करना, समझे? जी।
शुक्रिया चंद्रा चाचा। मैं समझ गया, उसने मन ही मन सोचा। अपनी मां से ये बात छिपाना उसे एक बड़ी सिरदर्द से बचा देगा। कुछ समय बाद रिद्धि दल गुप्ता कबीले के फेस्टिव हॉल के पास पहुंचा। रिद्धि कबीला आ गया है, एक प्रहरी ने आवाज लगाई। गुप्ता कबीले के कुछ प्रहरी स्वागत में आए और सबको उत्सव हॉल में ले गए। पूरे रास्ते मयंक आरव से पूछता रहा कि वो जंगल में क्या कर रहा था और वो तेंदुआ के हमले से कैसे बचा। आरव ने संक्षिप्त उत्तर दिए। उसका ध्यान कहीं और था और मन में सोचा, वो तेंदुआ मुझे कई बार मार सकता था। अगर रिद्धि कबीला समय पर नहीं आता तो मैं मर चुका होता। वो शक्ति जो मुझ में उभरी थी, शायद उसने मुझे बचाया, लेकिन मैं अधमरा हो गया था। जिस तेंदुआ से मैं जान लगाकर भी मुश्किल से लड़ा, मयंक ने उसे एक ही वार में मार गिराया। मैं बहुत कमजोर हूं, बेहद कमजोर। मयंक सिर्फ 11 साल का था, फिर भी आरव से कहीं अधिक शक्तिशाली। इसने आरव को बॉडी रिफाइनमेंट और मिस्ट क्रिएशन के बीच की खाई साफ दिखा दी। हॉल के पास पहुंचकर आरव ने कहा, अंकल चंद्र, मैं यहां उतर जाऊंगा और घर जाकर एक नई पोशाक पहनूंगा। ये काफी फटी हुई है। ठीक है, लेकिन देर मत करना। चंद्र ने दरवाजा खोला। कुछ ही मिनटों में आरव अपने घर पहुंचा। मां बाप घर पर नहीं थे, तो वो जल्दी से नहा धोकर नई पोशाक पहन आया। अब ठीक लग रहा है। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वो उत्सव हॉल की ओर बढ़ गया। हॉल में प्रवेश करते ही, आ गया आरव, रुद्र गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जब तुम आ गए हो तो उत्सव शुरू किया जा सकता है। स्वराज गुप्ता आगे बढ़े और बोले, मित्रों और परिवारजनों, हम यहां आरव की साधना यात्रा की शुरुआत का उत्सव मनाने एकत्र हुए हैं। हम में से कई को लगा था कि यह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन लगता है भगवान अंधा नहीं है। आरव के नाम, आरव के नाम। हॉल गूंज उठा। आरव थोड़ी झिझक से मुस्कुराते हुए अपने परिवार की ओर बढ़ा। रात गहराती गई। शराब, खाना, संगीत और हंसी से रात कटती रही। आखिरकार लोग अपने अपने कबीले लौट गए। आरव भी माता पिता संग घर पहुंचा और सोने चला गया। मुझे और ताकतवर बनना होगा। सोते समय यही विचार उसके मन में गूंज रहा था। अगली सुबह आरव ने अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रशिक्षण स्थल पर रहता, घायल और थका हुआ लौटता, लेकिन संतुष्ट होता। रात को वो ध्यान करता कई घंटे तक। हालांकि मिस्ट क्रिएशन डेंटिन बनाना एक लंबी प्रक्रिया थी। आरव लगातार कोशिश करता रहा। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वो सोचने लगा, मैं अब भी काफी कमजोर हूं। इस गति से मैं पॉकेट रियल में भाग नहीं ले पाऊंगा। जब मैं लोहे से बनी छिपकली और तेंदुआ से लड़ रहा था, मेरी समझ और क्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी। शायद अपनी जान जोखिम में डालना साधना में मदद करता है। और वो रहस्यमय शक्ति क्या थी जो उस पल मेरे भीतर जगी थी? काफी सोचने के बाद एक दृढ़ नजर के साथ वो सो गया। फिर एक नई सुबह आरव सीधा अपने माता पिता के पास गया। मां, पापा, मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। लक्ष्मी गुप्ता उठीं, मैं चाय लाती हूं। कुछ ही मिनटों में चाय आई। सब बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद, मां, पापा, मैं कुछ समय के लिए कबीले से बाहर जाना चाहता हूं, अपने आप से दुनिया को देखने और समझने के लिए। आरव ने सीधे जलती हुई अंगीठी को देखते हुए कहा, क्या? ये कैसी बात कर रहे हो आरव? तुम्हें कबीला क्यों छोड़ना है? उसकी मां चौंक गई। रुद्र शांत थे, मौन में सोचते हुए। आरव ने गहराई से सांस ली। मेरी जिंदगी भर मैं साधना नहीं कर सका। सबको ऊंचाइयों पर उड़ते देखना, जबकि मैं जमीन से चिपका रहूं, ये पीड़ा मैं फिर नहीं सह सकता। अब जबकि पॉकेट रियल्म खुलने में 1 साल से भी कम समय है, सब तैयारी में लगे हैं और मैं अब भी बॉडी रिफाइनमेंट में ही हूं। हालांकि मैं आभारी हूं कि अब साधना कर सकता हूं, पर वो बेबसी की भावना अब भी भीतर जिंदा है और तेज होती जा रही है। मैं खुद को और आप दोनों को निराश नहीं करना चाहता। लक्ष्मी कुछ कहने ही वाली थी, पर रुद्र ने उन्हें रोका। मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे लिए कितना किया है।
लेकिन ये बेचैनी अब मुझे चैन नहीं लेने दे रही। मुझे अपनी ताकत बढ़ानी ही होगी, चाहे जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। उस रहस्यमय शक्ति की बात उसने अभी भी नहीं बताई। लक्ष्मी स्तब्ध थी, शब्द नहीं मिले। सांस। रुद्र ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गर्व और दुख दोनों झलक रहे थे। लक्ष्मी, आरव ने मन बना लिया है, उसे रोकना व्यर्थ होगा। लक्ष्मी के विरोध के बावजूद उन्होंने उसे समझा लिया। आरव, अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रुद्र बोले और खड़े होकर आरव को अपने साथ चलने का इशारा किया। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें साधना के कुछ गहरे पहलुओं से परिचित कराना चाहता हूं। आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया, मां को गले लगाया और पिता के पीछे पीछे चल पड़ा, आंखों में एक नई चमक के साथ। एपिसोड 13। आरव अपने पिता के पीछे पीछे घर के पिछवाड़े में बने एक छोटे से मार्शल ट्रेनिंग क्षेत्र की ओर गया। यह क्षेत्र कबीले के मुख्य प्रशिक्षण क्षेत्रों की तुलना में काफी छोटा था, लेकिन 2 लोगों के अभ्यास के लिए यह पर्याप्त था। प्रशिक्षण क्षेत्र एक गोल उठा हुआ मंच था, जिसकी व्यास लगभग 40 फीट थी। एक पतली पगडंडी इस मंच के चारों ओर बनी थी। उस पगडंडी को एक छोटी सी जलधारा घेरे हुए थी और उस जलधारा के किनारे सुंदर फूलों और औषधीय पौधों की कई किस्में उगी हुई थी। रुद्र मंच पर चढ़े और उसके केंद्र में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। आरव भी उनके पीछे पीछे गया और उनके सामने बैठते हुए वही मुद्रा अपनाई। कई बार गहरी सांस लेने के बाद रुद्र ने काफी समय तक चुपचाप बैठने के बाद आरव से पूछा, क्या तुमने ध्यान करते हुए हवा में फैली हुई क्यूआई को महसूस करना शुरू कर दिया है? आरव, जो अपने पिता की तरह गहरी सांसें ले रहा था, कुछ पल रुका और फिर बोला, मुझे पूरा यकीन नहीं है। अभी मुझे ब्लड रिफाइनमेंट रियल में आए 1 हफ्ता ही हुआ है। जब मैं साधना करता हूं मुझे कुछ महसूस होता है, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कुछ मेरी त्वचा पर रेंग रहा हो, झुनझुनी सी होती है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। रुद्र ने अपने बेटे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, वो झुनझुनी दरअसल क्यूई का तुम्हारे प्रति प्रतिक्रिया देना है, मानो वो तुम्हें बुला रही हो। तुम्हें भले ही इसका एहसास न हुआ हो, लेकिन ये पहला संकेत है कि तुम क्यूई को महसूस करना शुरू कर चुके हो। अधिकतर लोग इस स्तर तक पहुंचने में कई महीने लगा देते हैं और तुमने ये 1 हफ्ते में कर लिया। ये बहुत शुभ संकेत है। फिर वे थोड़ी देर रुके और बोले, तुमने अपने चारों ओर की क्यूई को अपने शरीर के पास बुलाया, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि आगे क्या करना है, इसलिए वो सिर्फ त्वचा के ऊपर मंडराने लगी। अगला चरण है उस क्यूई को शरीर के भीतर खींचना, मेरिडियंस के माध्यम से वहां पहुंचाना जहां तुम्हारा डेंटियन बनेगा। डेंटियन का स्थान तुम्हारी नाभि से 3 अंगुल नीचे और 2 अंगुल पीछे होता है। जैसे जैसे तुम लगातार क्यूई को वहां इकट्ठा करते जाओगे, वो धीरे धीरे सघन होकर डेंटियन का रूप ले लेगी। रुद्र रुके ताकि आरव ये जानकारी अच्छी तरह से आत्मसात कर सके। जब तुम्हें अपने डेंटियन से शक्ति की लहर पूरे शरीर में फैलती महसूस हो, तब समझ लेना कि तुम मिस्ट क्रिएशन रियल में कदम रख चुके हो। मिस्ट क्रिएशन का नाम सुनते ही आरव की आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक उभर आई। रुद्र ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आरव अब शांत होकर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी सराउंडिंग्स, अपने पिता, यहां तक कि स्वयं को भी भुला दिया। मन शून्य में डूब गया और उसने सहज रूप से अपने चारों ओर की क्यूई को शरीर की ओर खींचना शुरू कर दिया। रुद्र हैरान रह गए, क्या ये मजाक है? ये तो पूरी तरह से ध्यान की अवस्था में चला गया। रुद्र ने देखा कि धीरे धीरे क्यूई आरव की ओर खींचने लगी और उसकी त्वचा के चारों ओर चक्कर काटने लगी। फिर कुछ ही देर में वो क्यूई अदृश्य हो गई। रुद्र अब और भी चौंक गए, ये तो क्यूई को अवशोषित भी कर रहा है। एक ही दिन में ध्यान की पूर्ण अवस्था में जाना और क्यूई का अवशोषण करना, ये लड़का स्वर्ग के नियमों को चुनौती दे रहा है। आरव कई घंटे तक उसी अवस्था में बैठा रहा, फिर धीरे से अपनी शांत आंखें खोली। पिताजी, मैंने महसूस किया, मुझे उस स्थान पर क्यूई महसूस हो रही है।
जहां मेरा डेंटिन बनेगा। सही कहा बेटा, तुमने मिस्ट क्रिएशन में प्रवेश करने से ठीक पहले की बाधा पार कर ली है। अब बस इतना करना है कि इसी प्रक्रिया को दोहराते रहो जब तक कि पर्याप्त क्यूई जमा न हो जाए। लो ये लो। रुद्र ने एक किताब निकाली और आरव को दी। ये क्या है? हमारे कबीले की साधना तकनीक। ये हमारे कबीले की सबसे गुप्त धरोहरों में से एक है। इसे कोई बाहरी हाथ न लगे, इसका विशेष ध्यान रखना। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। किताब में बताया गया था कि क्यूई को कैसे खींचा जाए, किन बिंदुओं से, किन मेरिडियनों से उसे डेंटियन तक पहुंचाया जाए और साधना की गति को कैसे बढ़ाया जाए। आरव मुस्कराया और वापस ध्यान में जाने ही वाला था कि रुको बेटे, रुद्र बोले, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। ओह, माफ कीजिए पिताजी, साधना इतनी अच्छी लग रही थी कि खुद को रोक नहीं पाया। मैं समझता हूं, यह वाकई एक अनोखी अनुभूति होती है। अब ध्यान से सुनो। मिस्ट क्रिएशन रियल्म 3 छोटे स्तरों में विभाजित होता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। एक पीक मिस्ट क्रिएशन भी होता है, जो अगली बड़ी प्रगति यानी क्यूई कंडेंसेशन से पहले की अवस्था है। आरव पूरे ध्यान से सुन रहा था। प्रारंभिक स्तर में तुम्हारा शरीर क्यूई को स्वीकार करने लायक बनता है। जैसे जैसे क्यूई डेंटिन में एकत्रित होती है, उसका संघनन शुरू होता है, बहुत हल्का और मुश्किल से महसूस होने वाला। लेकिन अभ्यास और ध्यान से ये गाढ़ा होता जाता है और मध्य मिस्ट क्रिएशन तक पहुंचता है। यहां तुम्हारा पहला बॉटलनेक आएगा। हर स्तर परिवर्तन पर ऐसा होता है, क्योंकि हर नए स्तर पर क्यूई की गहराई को समझना जरूरी होता है। आरव थोड़े उलझे तो रुद्र ने उदाहरण देकर समझाया। जब तुम तलवार कला सीखते थे, पहले श्वास, मुद्रा, पकड़ जैसे मूलभूत अभ्यास सीखे, फिर बेसिक फॉर्म्स, फिर उससे आगे के स्टेप्स। ठीक वैसे ही साधना में भी हर स्तर की क्यूई को गहराई से समझना जरूरी होता है। अब आरव के चेहरे पर समझ की झलक थी। मुझे समझ में आ रहा है, अच्छा है। और हां, जैसे जैसे तुम पीक मिस्ट क्रिएशन तक पहुंचोगे, बॉटलनेक और कठिन होते जाएंगे। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। क्यूई को समझने के 2 तरीके हैं, एक ध्यान से, दूसरा इसे सक्रिय रूप से प्रयोग करके। और सबसे अच्छा तरीका है लड़ाई। रुद्र थोड़ी देर रुके और गंभीर स्वर में बोले, इसीलिए मैं तुम्हें दुनिया में बाहर जाने की अनुमति दे रहा हूं। तुम्हारा तर्क सही है। सबसे तेज और स्वाभाविक तरीका अपनी शक्ति बढ़ाने का है, युद्ध करना। तुम्हारी मां चाहे न चाहे, लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी अधिक जान पर बनती है, उतनी तेजी से साधना प्रगति करती है। आरव को थोड़ी उलझन हुई, लेकिन काली धब्बेदार तेंदुआ वाली घटना याद करते ही वो समझने लगा। जब जान पर बन आती है, तब शरीर खुद ही क्यूई को सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करता है। यह प्रक्रिया भले ही तुम्हें उस समय समझ ना आए, लेकिन इससे क्यूई के सार को समझना बहुत तेज होता है। कई बार ध्यान से बॉटलनेक नहीं टूटते, बल्कि युद्ध में ही समाधान मिलता है। आरव अब सब कुछ जोड़कर बड़ी तस्वीर समझने लगा था। अब सब स्पष्ट हो रहा है। धन्यवाद पिताजी। आज से पहले तक उसकी साधना अंधेरे में टटोलने जैसी थी, अब वो एक रोशन रास्ते पर था। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, अब एक अंतिम बात तुम्हारी आत्मा के बारे में। जब तुम मिस्ट क्रिएशन में प्रवेश करोगे, तब तुम्हारी नेसेंट सोल बननी शुरू हो जाएगी। ये आत्मा स्वर्गीय नियमों द्वारा निर्मित होती है। हर बड़े रियल्म पर आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तुम्हारी आत्मा अभी अस्तित्व में है, लेकिन इतनी कमजोर है कि उसका उपयोग नहीं कर सकते। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आत्मा पर हमला करना बहुत मुश्किल होता है, रक्षा करना आसान। अगर तुम्हारे पास कोई दुर्लभ या वेरिएंट आत्मा हो, तो इस पर ध्यान देना सार्थक होता है, वरना इसे धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दिया जाता है। रुद्र काफी देर तक चुप रहे ताकि आरव इस सारी जानकारी पर मनन कर सके। फिर उन्होंने कहा, अब जब तुम ये सब जान गए हो, तो मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति देता हूं। चैप्टर 14। आरव ने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, कौन सी शर्त? अचानक
रुद्र के हाथ में एक छोटा और पतला चक्राकार वस्तु प्रकट हुआ। ये क्या है? आरव ने पूछा जब उसने अपने पिता को अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ निकालते देखा। ये लगभग 3 इंच व्यास वाला एक छोटा और पतला चक्र था। यह किसी नक्काशीदार पत्थर जैसा लग रहा था और इसकी सतह पर अद्भुत आकृतियां उकेरी गई थी। ये एक स्पेशल तावीज है। जब इसे तोड़ा जाता है तो ये उपयोगकर्ता को 30 मील के दायरे में कहीं भी टेलीपोर्ट कर देता है। ये काफी दुर्लभ होते हैं और हमारे गुप्ता कबीले के पास भी बहुत कम है। लेकिन मेरी शर्त है कि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, बिना किसी अपवाद के। यदि तुम कभी ऐसी स्थिति में फंस जाओ जिसे संभाल नहीं सकते, तो इस तावीज को तोड़ देना और तुम उससे बाहर निकल सकोगे। अगर तुम्हें कभी इसे तोड़ना पड़े तो तुरंत कबीले में वापस लौट आना। आरव ने अपने पिता से वो तावीज ले लिया। उसकी उंगलियां उसकी सतह पर बनी अद्भुत आकृतियों को सहलाने लगी। भले ही उसे उन रेखाओं का अर्थ समझ में नहीं आया, पर उसे यकीन था कि यही उस खास तावीज को कार्यशील बनाती है। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उसने उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कभी मैं ऐसी मुश्किल में फंस जाऊं जिसे मैं संभाल नहीं सकता, तो मैं वादा करता हूं कि इस तावीज को तोड़कर जितनी जल्दी हो सके कबीले में लौट आऊंगा। आरव ने उत्तर दिया। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी साधक जो मेरिडियन फोर्जिंग स्तर या उससे ऊपर का हो, वो अपने बल से तुम्हारे चारों ओर की जगह को दबा सकता है, जिससे तुम तावीज तोड़ने के बावजूद टेलीपोर्ट नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस महाद्वीप पर किसी मेरिडियन फोर्जिंग स्तर के व्यक्ति से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ होते हैं। लेकिन ये जानकारी तुम्हारे पास होनी चाहिए, रुद्र ने कहा। खैर, दिन अब काफी ढल चुका है। हमें अभी के लिए यही समाप्त कर देना चाहिए और वापस चलना चाहिए। शायद अब तक रात का खाना भी तैयार हो चुका होगा, रुद्र ने कहा। जैसे ही वो खड़ा हुआ और अपने पैरों को थोड़ा फैलाया, आरव भी उठ खड़ा हुआ और अपने पिता के साथ हवेली की ओर वापस चल पड़ा। रात के खाने में आरव ने अपने माता पिता के साथ भोजन किया, जहां उसकी मां ने उसका पसंदीदा तंदूरी पनीर टिक्का बनाया था। लक्ष्मी गुप्ता ने आरव को रोकने की कुछ और कोशिशें की, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उसका मन बदलना अब असंभव है। बस इतना ध्यान रखना कि तुम सुरक्षित रहो, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। लक्ष्मी ने चिंता से आरव को देखते हुए कहा। मां, मैं अपना ध्यान रखूंगा। पापा ने मुझे एक खास तावीज भी दिया है, एहतियात के तौर पर, इसलिए मैं ठीक रहूंगा, आरव ने जवाब दिया और एक पनीर टिक्का खा लिया। रात का खाना खत्म होने के बाद आरव ने तय किया कि अब उसे अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं कल रवाना हो जाऊंगा, तो मुझे अपनी यात्रा के लिए जरूरी सारी चीजें अभी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आरव ने औषधि मंडप जाने का निर्णय लिया। कुछ मिनट पैदल चलने के बाद वो इमारत के सामने पहुंचा और भीतर चला गया। उसने कुछ क्षणों के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वरिष्ठ केतु कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? एक आवाज आरव के पीछे से आई। उसने मुड़कर देखा तो लगभग 20 वर्ष की एक युवती सामने खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा काफी आकर्षक था। मैं वरिष्ठ केतु को ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ गोलियां चाहिए थी, आरव ने उत्तर दिया। कबीले के एक युवा मास्टर होने के नाते आरव को औषधीय गोलियां मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती थी, बशर्ते उसकी मांग बहुत ज्यादा या महंगी न हो। ओह, वरिष्ठ केतु आज नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूं। आपको किस प्रकार की गोलियां चाहिए थी? युवती ने जवाब दिया। कुछ उपचार गोलियां जो मिस्ट क्रिएशन स्तर के साधकों के लिए उपयुक्त हों। शायद 20 गोलियां पर्याप्त होंगी, आरव ने कहा। लड़की ने सिर हिलाया और इमारत के पीछे की ओर मुड़कर चल पड़ी। कुछ मिनट बाद वो एक छोटा जार लेकर लौटी और उसे आरव की ओर बढ़ाया। ये लीजिए, 20 जीवन कुहास उपचारक गोलियां। ये मिस्ट क्रिएशन स्तर के साधकों के लिए काफी प्रभावशाली होती है। हालांकि अगर आप गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो ये ज्यादा मदद नहीं करेंगी।
धन्यवाद, आरव ने कहा और जार को स्वीकार करते हुए उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद वो इमारत से बाहर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब आगे कहाँ जाना चाहिए। अब जब सोचता हूं तो मेरी स्टोरेज रिंग की जगह काफी छोटी है, कम से कम मुझे एक बेहतर रिंग तो ले ही लेनी चाहिए, आरव ने सोचा। हालांकि उसकी मौजूदा स्टोरेज रिंग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कबीले से कितने समय तक दूर रहेगा। बेहतर यही था कि वो पूरी तैयारी से जाए और ऐसी रिंग ले जाए जिसमें वो हर जरूरी चीज रख सके। आरव ने रास्ता मोड़ा और थोड़ी देर चलने के बाद एक भव्य इमारत के सामने पहुंचा। ये थी कबीले की व्यापार सभा, ट्रेड हॉल। ट्रेड हॉल 7 मंजिल ऊंचा था और औषधि मंडप की तरह दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह पूरी तरह से सफेद रंग का था और इसकी छत की धारियां काली थी। भीतर कदम रखते ही आरव ने वहां के एक प्रभारी कर्मचारी को देखा और उसकी ओर बढ़ा। माफ कीजिएगा, मुझे एक स्टोरेज रिंग खरीदनी है, आरव ने कहा। वो कर्मचारी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके छोटे काले बाल और पतली सी मूंछ थी। किस प्रकार की स्टोरेज रिंग चाहिए? अंदर की जगह कितनी होनी चाहिए? कर्मचारी ने पूछा। मेरी मौजूदा रिंग में हर दिशा में 10 फीट की जगह है, तो मैं ऐसी कोई रिंग लेना चाहता हूं जिसकी क्षमता कम से कम दुगनी या तिगुनी हो, आरव ने जवाब दिया। हमारे पास इस श्रेणी की कई अच्छी रिंग्स हैं। एक क्षण रुकिए, कर्मचारी ने कहा और पीछे स्टोरेज कक्ष की ओर चला गया। कुछ मिनट बाद वो लौटा। उसकी हथेली पर कुछ रिंग्स रखी हुई थी। ये रही हमारी सबसे बेहतरीन स्टोरेज रिंग्स जिनकी क्षमता आपके अनुसार है। क्या मैं आपको ये वाली सुझा सकता हूं? कर्मचारी ने कहा और एक रिंग आरव को थमाते हुए आगे बोला। इस रिंग के अंदर हर दिशा में 30 फीट की जगह है और ये रिंग अल्ट्रियस अयस्क से बनी है, जो कि एक बेहद मजबूत धातु है। भयंकर युद्धों के दौरान भी आपकी रिंग सुरक्षित रहेगी और टूटने का कोई खतरा नहीं होगा। आरव ने रिंग ली और अपने मन से उसकी आंतरिक जगह का निरीक्षण किया। भीतर की जगह सचमुच हर दिशा में 30 फीट थी, जो कि उसकी मौजूदा रिंग से कहीं बड़ी थी। मुझे ये पसंद है। इसकी कीमत क्या है? आरव ने पूछा। 10 स्वर्ण सिक्के, अधेड़ कर्मचारी ने जवाब दिया। कीमत सुनकर आरव थोड़ा चौंका। हालांकि उसके पास कबीले के भत्ते से जमा किए हुए कई दर्जन स्वर्ण सिक्के थे, फिर भी यह रकम उसकी कुल संपत्ति का एक अच्छा खासा हिस्सा थी। खैर, फिर भी ये कीमत सही है, आरव ने सोचा और फिर कर्मचारी से बोला, ठीक है, मैं इसे ले रहा हूं। ये लीजिए 10 स्वर्ण सिक्के। आरव ने कर्मचारी को सिक्के दे दिए और रिंग अपने पास रख ली। फिर उसने अपनी पुरानी स्टोरेज रिंग से सारे सामान को नई रिंग में स्थानांतरित कर लिया और कर्मचारी से पूछा, मेरी पुरानी स्टोरेज रिंग की क्या कीमत मिलेगी? कर्मचारी ने रिंग को लिया और जांच के बाद कहा, 2 स्वर्ण सिक्के। आरव ने इस कीमत को स्वीकार कर लिया और 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त किए, जिससे 10 स्वर्ण सिक्के खर्च करने की पीड़ा थोड़ी कम हो गई। इसके बाद वह इमारत से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर आया और रुककर ये सोचने लगा कि क्या उसे और कुछ चाहिए। कुछ सेकंड सोचने के बाद वो बड़बड़ाया, मैं कितना मूर्ख हूं। मैं लगभग मिस्ट क्रिएशन स्तर पर पहुंचने वाला हूं और मेरे पास अब तक उस स्तर के लिए कोई उपयुक्त तकनीक या हमला नहीं है। विश्वास नहीं होता कि मैं ये भूल गया कि मेरी सारी तकनीकें तो केवल शस्त्र की मूलभूत कलाओं पर आधारित है, जिनमें क्यूआई का प्रयोग ही नहीं होता। आरव ने अपनी मूर्खता पर सिर हिलाया और फिर सड़क पर चलते हुए व्हाइट फेदर मार्शल लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। कुछ ही मिनटों बाद वो वहां पहुंचा और अंदर जाते ही ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, क्योंकि वो इस लाइब्रेरी से अच्छी तरह परिचित था। मैं पहले 3 मंजिलों की ज्यादातर किताबें पढ़ चुका हूं, लेकिन चौथी मंजिल और ऊपर की कभी नहीं गया। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार चौथी मंजिल पर कबीले की मिस्ट क्रिएशन तकनीकें होती है और ऊपर की मंजिलों पर उससे भी ऊंचे स्तर की साधना तकनीकें। आरव चौथी मंजिल की ओर बढ़ा, जहां एक बुजुर्ग रक्षक खड़ा था, जिसने उसे रोकते हुए कहा, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कबीले की मिस्ट क्रिएशन तकनीकें देखना चाहता हूं।
हालांकि मैं अभी पूरी तरह मिस्ट क्रिएशन स्तर पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैंने अपने शरीर में क्यूआई को अवशोषित करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब सिर्फ समय की बात है, आरव ने उत्तर दिया। आमतौर पर किसी को किसी विशेष मंजिल पर जाने के लिए उस स्तर का साधक होना जरूरी होता था, लेकिन आरव ने अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया था। बुजुर्ग ने कुछ पल सोचने के बाद सिर हिलाया और कहा, हूं, तुम्हारी बात में दम है। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। क्या तुम्हें पहले से पता है कि क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे कुछ विशाल तलवार तकनीकों की तलाश है, और अगर हमारे पास कोई दरांती की तकनीक हो तो वो भी देखना चाहूंगा। साथ ही कुछ मूवमेंट तकनीकें भी चाहिए, आरव ने जवाब दिया। दरांती? हाँ, हमारे पास कई विशाल तलवार तकनीकें, लेकिन दरांती की केवल एक तकनीक है। दुर्भाग्य से वो एक ऐसी भाषा में है जिसे कबीले में कोई नहीं पहचान पाया है। वो तकनीक यहाँ कई सौ वर्षों से है, लेकिन चूंकि कोई उसे पढ़ नहीं सका, इसलिए किसी ने उसे सीखने की कोशिश नहीं की। हमें केवल इतना पता है कि ये दरांती की तकनीक है, क्योंकि पृष्ठ के ऊपर एक छोटी दरांती की चित्रकारी बनी है, बुजुर्ग ने कहा। आरव ने बुजुर्ग से और बातें की ताकि वो उन तकनीकों का स्थान जान सके, और फिर वो अंदर चला गया। जैसे ही वो चौथी मंजिल में दाखिल हुआ, उसके सामने दर्जनों बुकशेल्फ नजर आए, जिनमें दर्जनों किताबें और स्क्रॉल रखे हुए थे। यहां तो 300 से भी ज्यादा किताबें होंगी, आरव ने आश्चर्य से सोचा और विशाल तलवार तकनीकों की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वहां पहुंचते ही आरव ने किताबों की रीढ़ पर लिखे नाम पढ़ने शुरू कर दिए। माउंटेन क्रशिंग स्वॉर्ड, फ्यूरियस क्लीविंग टेक्निक, फ्लोइंग स्वॉर्ड आर्ट। वाह, ये तकनीकें तो नाम से ही बहुत प्रभावशाली लग रही है, आरव ने सोचा और शेल्फ से कुछ किताबें निकालकर उनके पहले पन्ने पर लिखी संक्षिप्त जानकारी पढ़ने लगा। उन किताबों को पढ़ने के बाद आरव ने और भी विशाल तलवार तकनीकों की किताबें ली और उनकी संक्षिप्तियां पढ़ी। सभी किताबें पढ़ने के बाद आरव ने माउंटेन क्रशिंग स्वॉर्ड तकनीक को चुनने का निर्णय लिया। यह तकनीक साधक की शुद्ध शक्ति का उपयोग करके विनाशकारी हमले करती है, और इसमें एक शक्तिशाली दूरमार करने वाली तलवार की प्रकाश आधारित तकनीक भी शामिल है। मेरा शरीर हमेशा से सामान्य से कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए यह तकनीक मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आरव ने सोचा, और उसने उस तकनीक को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। इसके बाद आरव उस स्थान की ओर बढ़ा जहां बुजुर्ग ने दरांती की तकनीक के होने की जानकारी दी थी। कुछ सेकंड खोजने के बाद उसकी नजर उस पर पड़ी। वो कोई किताब नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक अकेला पृष्ठ था जो शेल्फ पर पड़ा हुआ था। वो पृष्ठ काफी पुराना लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी जानवर की खाल से बना हो। आरव कुछ क्षणों तक उस पृष्ठ को देखता रहा, फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। जैसे ही उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया, उसके चेहरे पर एक निराशा की झलक दिखाई दी। चैप्टर 15। जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था, ये एक ऐसी भाषा है जिसे मैं पहचानता भी नहीं। मेरे लिए तो ये लगभग बेकार ही है, आरव ने सोचा, जैसे ही वो पन्ना वापस रखने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उसका हाथ आधे रास्ते में रुक गया और फिर धीरे धीरे वापस उसके बगल में आ गया। खैर, अगर इसे सैकड़ों सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है तो ये यहां बेकार ही धूल खा रहा है। फिलहाल इसे अपने पास ही रखता हूं। कौन जाने, शायद मुझे कभी कोई ऐसा मिल जाए जो इस भाषा को पढ़ सके। आरव ने दोनों तकनीकों को अपने स्टोरेज रिंग में रखा और फिर उस सेक्शन की ओर बढ़ा जहां मूवमेंट तकनीकें रखी थी। तेंदुए के साथ अपनी लड़ाई के बाद से आरव को एक अच्छी मूवमेंट तकनीक की अहमियत का एहसास हो गया था। आरव ने अगले 1 घंटे तक अलग अलग मूवमेंट तकनीकों के विवरण पढ़े और अंत में 5 स्टेप मूवमेंट टेक्निक को चुनने का फैसला किया। नाम से ही स्पष्ट था कि यह तकनीक 5 कदमों पर आधारित थी, जहां हर अगला कदम पिछले कदम की ताकत को बढ़ाता जाता था, जिससे गति लगातार बढ़ती जाती थी। यह तकनीक लड़ाई और भागने दोनों के लिए प्रभावी थी। ये तकनीकें मिस्ट क्रिएशन रियल्म तक मेरे लिए पर्याप्त रहेंगी।
मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं, आरव ने सोचा और बाकी की किताबें वापस रखकर बुजुर्ग की ओर बढ़ा। तुमने कौन कौन सी तकनीकें चुनी? बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। माउंटेन क्रशिंग स्वॉर्ड और 5 स्टेप मूवमेंट टेक्निक, आरव ने जवाब दिया। दोनों ही बहुत अच्छे चुनाव हैं। मिस्ट क्रिएशन रियल्म की तकनीकों में ये दोनों शीर्ष स्तर की तकनीकें, बुजुर्ग ने उत्तर दिया। आरव ने बुजुर्ग से थोड़ी और बातचीत की, फिर उनका धन्यवाद करते हुए नीचे की मंजिल पर लौट आया। पुस्तकालय की पहली मंजिल पर आरव ने आसपास के इलाके का एक नक्शा उठाया और बाहर निकल गया। पुस्तकालय से निकलने के बाद आरव वापस अपने महल की ओर चल पड़ा, क्योंकि तब तक रात हो चुकी थी। घर पहुंचने पर उसने अपने माता पिता का अभिवादन किया और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया और दिन की तैयारी करने लगा। मुझे निकलने से पहले नहा लेना चाहिए। कौन जाने अगली बार साफ सफाई का मौका कब मिले, आरव ने सोचा जैसे ही वो अपने स्नानघर की ओर बढ़ा। साफ सफाई करने के बाद आरव अपनी अलमारी की तरफ गया। उसने अपनी काली पोशाक पहनी और बाकी की काली पोशाकें अपने स्टोरेज रिंग में रख ली। अच्छा है कि मेरे पास इन पोशाकों की अच्छी खासी संख्या है, मैं इन्हें काफी बार बदल पाऊंगा, आरव ने सोचा और कमरे से बाहर निकल गया। 1 मिनट बाद रसोई में पहुंचकर आरव ने देखा कि मेज पर पूरा खाना सजा हुआ है। ये सब क्या है? आरव ने पूछा जब उसने अपनी मां को मुस्कुराते हुए वहां खड़ा देखा। देखो, ये आखिरी खाना है जो मैं तुम्हारे लिए बनाई हूं। अब आगे कुछ समय तक नहीं बना पाऊंगी, तो मैंने सोचा कि इसे पूरी मेहनत से बनाऊं। और वैसे भी तुम्हें अपनी आगे की यात्रा के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लक्ष्मी गुप्ता ने जवाब दिया। ओह, धन्यवाद मां, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा और बैठकर खाना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद रुद्र भी रसोई में आया और आरव के साथ बैठकर खाने में जुट गया। तीनों ने काफी देर तक खाना खाया। वाह, पेट भर गया। ये तो कमाल का स्वादिष्ट था, आरव ने ऊंची आवाज में कहा और अपने फूले हुए पेट पर गर्व से हाथ रखा। लक्ष्मी ने अपने बेटे के संतुष्ट चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। आरव, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर जरा भी मुसीबत महसूस हो तो तुरंत तावीज का इस्तेमाल करना और तुरंत घर लौट आना, लक्ष्मी ने चिंता भरे स्वर में कहा। जरूर करूंगा, चिंता मत कीजिए, मैं इस यात्रा में बेहद सावधान रहूंगा ताकि आपको ज्यादा फिक्र न करनी पड़े, आरव ने जवाब दिया। आरव अपनी सीट से उठकर अपने माता पिता के पास गया और उन्हें कसकर गले लगाया। फिर अलग होते हुए बोला, पॉकेट रियल्म खुलने से पहले वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे तुमसे कम की उम्मीद नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम लौटकर हमें चौंका दो, रुद्र ने गर्व भरी नजरों से कहा। अपने माता पिता को एक बार फिर गले लगाने के बाद आरव मुड़ा और घर से निकल गया। उम्मीद है कि वो ठीक रहेगा, लक्ष्मी ने कहा जैसे ही उसने अपने बेटे को घर से बाहर जाते देखा। वो बिल्कुल ठीक रहेगा, उसके पास खास तावीज है और फिर जिसकी किस्मत वैसी हो जैसी उसकी है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा, रुद्र ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। आरव महल से निकलकर कबीले की मुख्य सड़क पर आ गया। वो सैकड़ों लोगों के बीच से गुजरते हुए अंततः कबीले के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। क्या फिर से शिकार पर जा रहे हैं, यंग मास्टर? एक पहरेदार ने आरव को आते देख पूछा। कुछ ऐसा ही, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कबीले के द्वार से होकर आगे बढ़ गया। कबीले के द्वार पार करने के बाद आरव व्यस्त सड़क के किनारे जाकर रुक गया और उसने वो नक्शा निकाला जो उसने पहले लिया था। देखते हैं यहां क्या है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी जो पूर्व से पश्चिम तक हजारों मील तक फैली हुई थी। गुप्ता कबीला इस पर्वत श्रृंखला के लगभग मध्य बिंदु पर उत्तरी दिशा में स्थित था। पर्वत श्रृंखला के सुदूर पूर्वी छोर पर हिमालय पर्वत मुड़कर उत्तर से दक्षिण की ओर भी हजारों मील तक फैले हुए थे। रिद्धि कबीला यहां से कुछ 100 मील पश्चिम में है, जबकि फूल और नदी संप्रदाय
और नंद संप्रदाय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में हमारे ठीक विपरीत है। मैं नंद संप्रदाय की ओर नहीं जाना चाहता और रिद्धि कबीले में पहले ही जा चुका हूं, तो लगता है कि मुझे पर्वत श्रृंखला के पूर्वी दिशा में जाना चाहिए। आरव ने नक्शा देखते हुए सोचा। गुप्ता कबीले के पूर्व में कई छोटे संप्रदाय, कबीले और राज्य फैले हुए थे। बलि साम्राज्य यहां से लगभग 1000 मील उत्तर पूर्व में है। मैंने इसके बारे में काफी सुना है और मेरा मानना है कि इसका दर्जा हमारे कबीले के बराबर ही है। लगता है मैं अपनी यात्रा की शुरुआत वहां से ही करूंगा। आरव ने नक्शा समेटते हुए सोचा, यहां से बलि साम्राज्य पहुंचने के लिए मैं मुख्य सड़क ले सकता हूं जो सीधे वहीं तक जाती है। वो रास्ता बहुत सुरक्षित होगा। मुख्य सड़क पर कोई भी जानवर भटकने की हिम्मत नहीं करता, तो शायद मुझे मुख्य सड़क के दक्षिण में हिमालय जंगल से होकर जाना चाहिए। हालांकि मुझे सड़क से बहुत दूर नहीं भटकना चाहिए, वरना मुझसे ज्यादा ताकतवर जानवरों से सामना हो सकता है। तेंदुए के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए आरव का शरीर हल्का सा सिहर उठा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों ओर हिमाचल जंगल हजारों मील तक फैला हुआ था। आसपास के हर संप्रदाय और कबीला तकनीकी रूप से हिमालय जंगल के भीतर ही स्थित था। नक्शा समेटकर आरव वापस मुख्य सड़क पर आ गया और उत्तर की ओर चलने लगा। लगभग 1 घंटे बाद वो सड़क के उसी मोड़ पर पहुंचा जहां पिछली बार आया था। पश्चिम के जंगल की ओर जाने के बजाय इस बार आरव ने सड़क की उस शाखा को चुना जो उत्तर पूर्व की ओर हिमालय पर्वतों से दूर जा रही थी। ये सड़क पूर्व की ओर जाते जाते आखिरकार बलि साम्राज्य तक पहुंचती है। मैं इसे थोड़ी दूर तक लूंगा, फिर जंगल में उतर जाऊंगा। पैदल चलने पर यह यात्रा मुझे लगभग 1 महीने में पूरी करनी चाहिए, आरव ने सोचा और पूर्व दिशा की सड़क पर कदम बढ़ा दिए। आरव पूरे दिन उत्तर पूर्व दिशा में जाती सड़क पर चलता रहा और जैसे ही सूरज ढलने लगा वो एक कस्बे में पहुंचा। इस कस्बे में कई दर्जन बड़े भवन थे और सड़क के दोनों ओर खुले मैदानों में सैकड़ों घर बिखरे हुए थे। एक ऊंची दीवार पूरे कस्बे को चारों ओर से घेरे हुए थी। आज रात यही रुकता हूं और कल सुबह जंगल में निकलूंगा, आरव ने सोचा जैसे ही वो छोटे से कस्बे के अंदर गया। मुख्य द्वार पर पहरेदारों को 2 कॉपर प्रवेश शुल्क देने के बाद आरव ने कस्बे के एक सराय को ढूंढा और अंदर चला गया। सराय का निचला तल गतिविधियों से भरा हुआ था। दर्जनों लोग खाना खा रहे थे, शराब पी रहे थे और हंसते नजर आ रहे थे। माफ कीजिए, एक रात के लिए एक कमरे का किराया कितना है? आरव ने सराय के मालिक से पूछा। सराय के मालिक ने ऊपर देखा और अकेले खड़े एक युवक को देखकर थोड़ा आश्चर्य किया। 25 कॉपर एक रात का, सराय के मालिक ने जवाब दिया। आरव ने 25 कॉपर निकालकर उन्हें दे दिए। सराय के मालिक ने पैसे लेकर आरव को दूसरे माले पर उसके कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा काफी छोटा था। अंदर सिर्फ एक बिस्तर और एक अलमारी थी। आरव ने कमरे को थोड़ा देखा, फिर जमीन पर बैठ गया। आसपास की हवा में मौजूद क्यूआई को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वो ध्यान की अवस्था में चला गया। पहले कबीले की साधना विधि का अध्ययन कर चुके आरव ने उसके सिद्धांतों के अनुसार साधना शुरू की। क्यूई को महसूस करो, उसे अपने शरीर की ओर खींचो, उसे अपने शरीर के अंदर खींचो। आरव ने अपने पिता द्वारा सिखाए गए चरणों को दोहराते हुए सोचा। कई घंटे बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।